नमस्कार साहब, संदेश से मैं नील कौशिक। न्यूज अपडेट 7 बजे कार्यक्रम बादरा आसपास में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह मुख्य खबर से ही करते हैं और आज भी हम बात करने वाले हैं बादरा आसपास खबरों की। देश प्रदेश की प्रमुख खबरों की अपडेट आपको बताते हैं। मंडियों के भाव, मौसम के मिजाज की जानकारी भी इस बुलेटिन में सदैव देते हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, कर्मचारियों के इमोशन से खेलने वाली ओपीएस और एनपीएस के बीच की पेचीदगियों पर आज हम दोस्तों विस्तार से बात करेंगे। और दोस्तों, बादरा आसपास से अन्य खबरों की ओर, मुख्य खबर की ओर आपका ध्यान आकर्षित करूं तो दोस्तों, बादरा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले परलिक्का गांव में कल देर शाम को एक अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर एक युवक की हत्या कर दी थी और पूरे परलिक्का में दोस्तों सनसनी फैल गई थी। मैं आपको बताऊं तो संदीप स्वामी है, जो कि हिस्ट्री शीटर भी है और दोस्तों आपराधिक प्रवृत्ति में भी लिप्त बताया जा रहा है। पुलिस थाने की रिपोर्ट की बात करें तो उसकी जो हत्या हुई है उसके पीछे कहीं ना कहीं गैंगवार और आपराधिक प्रवृत्ति का ही हाथ बताया जा रहा है। पुलिस दोस्तों विस्तार से मामले की तहकीकात कर रही है, जांच कर रही है और हमलावरों को खोज रही है। कहां से हमलावर आए और किस रंजिश के तहत ये हत्या की गई है। देर शाम को दोस्तों ये वारदात घटित हुई और जब जो मृतक है संदीप स्वामी अपनी बुलेरो गाड़ी लेकर अपने घर आ जा रहे थे और दोस्तों गली में ही परलिक्का में उनको देर शाम जब अंधेरा भी हो चला था, उसका फ़ायदा उठाते हुए हमलावरों ने उसके सीने में गोली मारी और वहीं उन्होंने दम तोड़ दिया। और इस घटना के बाद में दोस्तों क्षेत्र में चर्चाओं का बाजार भी गर्म है। पुलिस अपराधियों के तार खंगाल रही है और क्या इसके पीछे राज है, क्या नहीं है। और दोस्तों इसके अलावा बात करें आपराधिक घटनाओं की तो कल पुलिस ने एक हनुमानगढ़ के कोला का रहने वाला एक व्यक्ति, जो कि 35 वर्षीय राधेश्याम पुत्र रणवीर स्वामी, उनके पास से करीब 160 ग्राम चिट्टा बरामद किया गया, उसको गिरफ्तार किया गया। और पुलिस इस अभियान को लगातार क्षेत्र में चलाए हुए हैं। दोस्तों, नशे के विरुद्ध अभियान को पुलिस ज़रूर चलाए हुए है, लेकिन इसमें कतई कमी नहीं आ रही है। कहीं से भी हम किसी भी एंगल से देखें तो इसमें कतई कमी हमें दिखाई नहीं देती। रोज़ाना इस चिट्टे की घटनाओं से अपराध भी बढ़ रहे हैं और कहीं ना कहीं ये जो हत्या और अन्य चोरी आदि की जो वारदातें होती है उसके पीछे नशे की प्रवृत्ति का सबसे बड़ा योगदान और हाथ रहता है। इस पर अंकुश लगाना पुलिस के लिए बहुत बड़ी चुनौती है और दोस्तों कहीं ना कहीं सरकारों की भी इसमें एक बहुत बड़ी भूमिकाएं होती है। और सरकार अगर रोकना चाहे सख्त नियम के तहत, जिस प्रकार से हम बात करें दोस्तों, पूरे देश में चर्चा है उत्तर प्रदेश के मॉडल की, जिस प्रकार से अपराधियों पर अंकुश लगाने के लिए कुछ सख्त और कड़े डिसीजन सरकारों को लेने पड़ते हैं, चाहे वो इनकाउंटर से संबंधित डिसीजन हो या फिर दोस्तों संपत्ति जब्त करने वाले डिसीजन हो। इस प्रकार से सरकार की एक मजबूत संकल्प शक्ति से ही इस प्रकार के अपराध रुकते हैं। और राजस्थान में फिलहाल बढ़ते हुए अपराधों को लेकर चिंताएं व्यक्त की जा रही है और विपक्ष भी सरकार पर हमलावर है। इसके अलावा दोस्तों हम बात करेंगे एनपीएस और ओपीएस के बीच में फंसे कर्मचारियों की भी। और नई एम्बुलेंस 108 दोस्तों बादरा क्षेत्र में जयपुर से दो क्षेत्रों को जो एम्बुलेंस मिली है उसमें गेहूं और भिरानी के स्वास्थ्य केंद्र शामिल हैं। और ये कहीं ना कहीं विधायक बलवान पुनिया की सक्रियता से ही, उनके प्रयासों से ही ये एम्बुलेंस जो है मिली है। और पहले की जो एम्बुलेंस थी वो जर्जर अवस्था में और पुरानी कंडम अवस्था के चलते ये नई एम्बुलेंस 108 इन दो केंद्रों को दी गई है। इसके अलावा दोस्तों बात करें तो 59वें दिन भी आज भी धरना प्रदर्शन जो है वो भारतीय जनता पार्टी का किसान मोर्चा के साथ जारी है। और अभी तक सरकार की तरफ से फसल बीमा क्लेम को लेकर कोई आश्वासन ठोस नहीं दिया गया है। मात्र आश्वासन खोखले दिए गए, पहले भी दिए गए थे। बजरंग सारण को भी एक आश्वासन मिला था 45 दिन के धरने पश्चात। और विधायक स्वयं विधायक बलवान पुनिया ने भी जयपुर में धरना प्रदर्शन किया था और 2-3 दिन पहले एक पोस्ट भी विधायक ने डाली थी
कि अब जो रुका हुआ फसल बीमा क्लेम है वो जल्द आने वाला है, उसकी शुरुआत हो गई है। उसकी शुरुआत कहाँ हुई है ये अभी दिखाई नहीं दे रहा है। और बादरा में लगातार धरना प्रदर्शन इसी को लेकर लगातार जारी है। और धरना प्रदर्शन पर मैं आपको बताऊं तो बड़ी संख्या में किसान रोजाना बैठते हैं दोस्तों। शंकर भाकर और रोशन लाल चौहान हो जो कि पूर्व जिला प्रमुख भी रहे हैं। इसके अलावा बजरंग पूनिया, मांगेराम मेलिया और इसके अलावा महावीर, हरि सिंह महिला, जगदीश ढाका, मनीराम मूड, सुनील बेनीवाल, विमल भानगढ़िया और आदि अनेकों ऐसे किसान हैं जो लगातार धरने पर रोजाना बदल बदल कर बैठते हैं। कुछ किसान ऐसे हैं जो लगातार धरने पर बैठते आ रहे हैं। इसके अलावा अब आज बात करते हैं दोस्तों हम ओपीएस और एनपीएस के बीच में फिसते राजस्थान के 7.5 लाख कर्मचारियों की बात हम आज करते हैं। और वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि दोस्तों देश की केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के अशोक गहलोत द्वारा चिट्ठी लिखी गई थी, उसके रिप्लेस में जो जवाब आया उस जवाब को लेकर कर्मचारियों का हौसला ही टूट चुका है। क्योंकि ये अब लड़ाई जो है वो केंद्र बनाम राज्य की हो गई है। और दोस्तों कहीं ना कहीं मैं एक चीज़ आपको और बताऊं, इस योजना के पीछे और इसके प्रावधानों को जाने बगैर, इसके पूरे मापदंडों को देखे बगैर उसमें कितना लॉस प्रॉफिट सरकारों को आ सकता है, इसके सारे आकलन को करे बगैर सरकार अगर इसको लागू करती है तो कहीं ना कहीं इसमें आरोप लगते हैं वोट बैंक की राजनीति के। क्योंकि छत्तीसगढ़ और राजस्थान में ये योजना लागू की गई है। और इससे पहले मैं आपको बताऊं तो वाजपेयी सरकार ने 2003 में इस पुरानी पेंशन योजना को संसद में एक विधेयक लाकर समाप्त कर दिया गया था। और उसके बाद में जो नई पेंशन स्कीम देश में लेकर लाई गई दोस्तों, वो कहीं ना कहीं 18 प्लस से 60 तक वालों को एक प्रकार से हर व्यक्ति को वृद्धा पेंशन देने की एक योजना थी। अच्छा खासा खाका उसका लेकर सरकार द्वारा आया गया। लेकिन पहले की जो पेंशन स्कीम है, ओल्ड पेंशन स्कीम और नई पेंशन स्कीम में अंतर क्या है, उनमें अलग अलग क्या प्रावधान है, किस प्रकार से कर्मचारियों को इसमें नुकसान है दोस्तों, इसके ऊपर भी हम आज विस्तार से बात भी करने वाले हैं। और कुछ दिनों में, आने वाले दिनों में बादरा में हम ऐसे कोई शख्स जिनका चुनाव करेंगे और चर्चा भी करने का मन है दोस्तों, जानकार कुछ विशेषज्ञों को साथ लेकर इस विषय पर अब आने वाले जो डिसीजंस है, क्योंकि ये मामला कोर्ट में भी है दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के अधीन भी ये मामला है। लेकिन इस मामले में आखिर होगा क्या, क्या कर्मचारियों के ऊपर इसी प्रकार से ये नेता जो है, चाहे वो विधायक हो या पूर्व विधायक हो, सांसद हो दोस्तों, चाहे राज्य की सरकार हो या केंद्र की सरकार हो, कर्मचारियों के इमोशनल के साथ खेला जा रहा है, लोगों के सेंटीमेंट के साथ इस प्रकार से खेला जा रहा है। और इससे वोट बैंक का एक जरिया बना दिया गया है। मैं बात बताऊं आपको तो 7,50,000 के करीब कर्मचारी हैं राजस्थान में। और ये स्कीम कहाँ से आई, इसका आइडिया कहाँ से आया, इसके ऊपर हम पहले बात करें तो उत्तर प्रदेश के चुनाव आपको याद करने होंगे, जब प्रियंका गांधी वाड्रा ने वहाँ कांग्रेस की बागडोर संभालकर एक स्कीम फेंकी थी कर्मचारियों के लिए। क्योंकि उत्तर प्रदेश की बात करें तो ये कर्मचारी वहाँ पर करीब 22 से 23 लाख कर्मचारी है दोस्तों उत्तर प्रदेश में। और इन 22-23 लाख कर्मचारियों के वोट बैंक को और इनके परिवार के वोट बैंक अगर मिलाए तो जैसे राजस्थान में 30 से 35 लाख वोटर बनते हैं। अगर वोट बैंक पर निशाना साधने का सरकारों का प्रयास है तो उत्तर प्रदेश में कितने होंगे, इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। तो इन कर्मचारियों के परिवारों का वोट बैंक साधने के लिए ये सरकारें एक प्रकार से ये दाव चलती हैं। और इस दाव से हालांकि उत्तर प्रदेश में कोई विशेष फर्क नहीं पड़ा कांग्रेस की स्थिति में, लेकिन वहाँ से ये आइडिया राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हथिया लिया और राजस्थान में जो है ओपीएस पुरानी पेंशन स्कीम जो है वो लागू कर दी गई।
और 2022 में ही ये जब मार्च महीने में लागू की गई थी, तो इसमें शायद संभवतः जो 41,000 करोड़ रुपए की राशि की आवश्यकता होती है, उस राशि पर विचार नहीं किया गया होगा, क्योंकि लगभग हर राज्यों की स्थितियां ऐसी रहती है कि कर्ज के बोझ तले ये राज्य दबे हुए होते हैं। और ऐसे में जब 2022, क्योंकि 2023 चुनावी वर्ष है और 4 साल तक सरकार इस पर अपना फैसला नहीं दे पाती है, और जब 1 साल पहले उनको लगता है कि अब अगले साल तो चुनाव है, तो और प्रक्रिया में गुजर जाएगा ये जो सिस्टम है, ये जो समय है, और उस समय कर्मचारी अपनी मांग जारी रखे हुए थे और कर्मचारी अपनी गति के साथ आंदोलन चलाए हुए थे। उनको बहुत बड़ा आश्वासन देकर ये योजना ही है जो मार्च महीने में लागू कर दी गई, ओपीएस। और 41,000 करोड़ रुपए जो कि उनको आवश्यकता थी केंद्र से, लेकिन केंद्र ने स्पष्ट कहा, दोस्तों मैं बात करूं पीएफआरडीओ की, जो कि केंद्रीय वित्त सचिव है उनके, उन्होंने जो अशोक गहलोत ने पत्र दिया था उसका पहले ही जवाब दे दिया था ना में। और उसके बाद में अब केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी जब एनपीएस का पैसा लौटाने वाली सीएम अशोक गहलोत की मांग को खारिज कर दिया, तो ये बहुत बड़ा सवाल उभर कर हम सबके सामने आया है। आखिर पेंशन जो पॉलिटिक्स की इस केंद्र व राज्य की लड़ाई में दोस्तों क्यों कर्मचारी पीछे, क्यों कर्मचारियों के इमोशन के साथ जो है ये खिलवाड़ हो। और इसके अलावा दोस्तों बात करें तो केंद्र ये राशि कर्मचारियों को दे सकते हैं, क्योंकि केंद्र का स्पष्ट कहना है दोस्तों इसमें कि ये राशि जो है वो कर्मचारियों की है, नियोक्ता को हम नहीं दे सकते। नियोक्ता मतलब यहाँ राजस्थान सरकार को समझा गया है, और राजस्थान सरकार को ये नहीं देना चाहते क्योंकि ये कर्मचारियों की राशि है। तो कर्मचारियों की इस राशि को कर्मचारियों को किस प्रकार से लौटाएगा केंद्र, इसके बारे में अभी विस्तार से कुछ भी नहीं बताया जा रहा है। लेकिन नियोक्ता को नहीं दी जा रही ये राशि। तो दोस्तों जनवरी 2004 में प्रदेश ने अपनी एक प्रकार से कर्मियों के लिए जो एनपीएस का विकल्प चुना था, अब विस्तार से मैं आपको बात करूं तो 2010 में प्रदेश व एनपीएस के बीच में दोस्तों इसका एक प्रावधान हुआ था, इसका एक समझौता हुआ था। समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे जिसमें प्रावधान थे, मैं आपको वो प्रावधान भी बताऊंगा कि राज्य सरकार पीएफआरडीए और एनपीएस ट्रस्ट के बीच सभी निर्देशों का अनुपालन करेगा। ये एक प्रकार से समझौता हुआ था कि राज्य सरकार पीएफआरडीए और एनपीएस ट्रस्ट के बीच में जो सभी निर्देश है उनका अनुपालन करेगी। और पीएफआरडीए अधिनियम में राज्य सरकार को दोस्तों जमा राशि या उस पर रिटर्न के प्रबंध की अनुमति नहीं देता है। ये बहुत बड़ी बात है। अर्थात शर्त क्या है? शर्त ये है कि जो ओपीएस लेगा वो एनपीएस के पैसे विड्रॉ नहीं कर पाएगा। ये बहुत बड़ा सवाल है और दोस्तों यहीं से आकर ये पेच जो है वो फंस जाता है। और हम इसकी आपको विस्तार से अगर बताएं तो दोस्तों एनपीएस और ओपीएस में आखिर अंतर है क्या? तो जो कार्मिक का जो अंशदान है वो पुरानी पेंशन में दोस्तों नहीं है, जबकि नई पेंशन स्कीम में 10% और जो वेतन है मूल वेतन है प्लस डीए ये इसमें शामिल है। जबकि सरकार की पेंशन गारंटी की बात करें तो नई पेंशन में है, पुरानी पेंशन में है लेकिन नई में नहीं है। नई पेंशन योजना में कोई इसकी गारंटी नहीं है। और महंगाई राहत की बात करें तो पुरानी पेंशन में वो भी है लेकिन नई पेंशन में वो नहीं है। और पेंशन का रूपांतरण की अगर बात करें तो 33% पुरानी पेंशन में तो है, लेकिन नई पेंशन की बात करें तो इसका कोई विकल्प ही नहीं है। और दोस्तों जीपीएफ पात्रता की अगर बात करें तो जीपीएफ पात्रता पुरानी पेंशन में है लेकिन नई में इसका कोई विकल्प नहीं है। और एनपीएस राशि आहरण की बात करें तो पुरानी में है लेकिन नई में 2015 के बाद 25% है, इसका प्रावधान दिया हुआ है। तो एक प्रकार से बगैर इन चीज़ों को देखे और कहीं ना कहीं 41,000 करोड़ की राशि छोटी नहीं होती दोस्तों। और मैं अगर केंद्र की बात करूं तो
पूरे देश में वर्तमान में 2,25,00,000 कर्मचारी है, 2,25,00,000। और केंद्र ने जब 2003 में जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने इस पुरानी पेंशन स्कीम को ख़त्म किया था, तो एक नया खाका इसको लेकर बनाया गया था दोस्तों। और कहीं ना कहीं इसके बाद में इसमें अब जाकर जब मैं सीधी सीधी बात कहना चाहूँगा दोस्तों, कांग्रेस अपना वोट बैंक घटता टूटता और फ्लॉप होती हुई स्थितियां और राज्य में एक के बाद एक राज्य गंवाती हुई कांग्रेस की स्थितियों से आहत होकर ये एक फार्मूला निकाला है एक प्रकार से कुछ लाख वोटों को साधने का। राजस्थान की बात करें तो 7,50,000 कर्मचारी है, उनके परिवार का अगर देखें सिंपैथी लेकर वोट लेने की अगर सरकार की कोई मंशा है तो वो देखें तो 30 लाख से 35 लाख करीब ये वोट होते हैं दोस्तों। अगर ये वोट बैंक पर कहीं ना कहीं साधने में कामयाब सरकार होती है तो एंटी इनकम्बेंसी भी राजस्थान में ख़त्म हो जाती है और बहुत बड़ा एक वोट बैंक भी उनके खाते में आ जाता है, उनकी सिंपैथी होती है। और कितने लोगों को प्रभावित करते होंगे कर्मचारी, और कर्मचारी ही है जो चुनाव संपन्न कराते हैं, पूरी प्रक्रिया संपन्न कराते हैं, तो कितना चुनाव प्रभावित करते होंगे कर्मचारी। तो इन कर्मचारियों को लेकर इनके सेंटिमेंट के साथ खेला जा रहा है दोस्तों, और इनके इमोशन को एक प्रकार से चाहे राज्य हो या केंद्र हो दोनों ही अब खेलने का काम करने लगी है। तो केंद्र को भी इसके ऊपर बहुत जल्द बहुत बड़ा निर्णय डिसीजन लेना होगा, वरना कर्मचारियों को जो इसके अंदर कुछ चीज़ें और भी है दोस्तों वो भी मैं आपको बताऊं। तो पहले एक प्रकार से जो नई पेंशन योजना है मैं इसकी बता देता हूँ। नई पेंशन योजना में रिटायरमेंट पर ग्रेजुएटी का कोई प्रावधान नहीं, अस्थायी प्रावधान है, अस्थायी प्रावधान इसमें है, लेकिन 18 से 65 वर्ष के सभी लोगों को इसमें शामिल किया गया है। देश में कर्मचारी खाली इसमें शामिल नहीं है। दरअसल 60 प्लस वालों के लिए ये पेंशन योजना जैसे लेकर आए हैं, इसका हम देख सकते हैं। और शेयर बाजार पर आधारित ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों। बाजार की चाल पर भुगतान निश्चित है, बाजार की चाल पर भुगतान निश्चित है। और रिटायरमेंट पर पेंशन की कोई गारंटी नहीं है, जैसा कि मैंने ऊपर आपको बताया था। और पेंशन प्राप्ति के लिए एक प्रकार से एनपीएस फंड से 40% पैसा इन्वेस्ट करना होता है, ये भी पुरानी नई पेंशन स्कीम में है। और जीपीएफ से इसकी सुविधा है नहीं, जैसा ऊपर हमने आपको बताया। तो नई पुरानी जो पेंशन योजना है उसमें कर्मचारियों को काफ़ी राहत थी, जिसको लेकर कर्मचारी अब व्यथित हो गए हैं, चिंतित हो गए हैं और भयभीत भी हो गए हैं कि अगर हमें पुरानी पेंशन की का लाभ नहीं मिलेगा तो हमारे साथ भविष्य में कुछ अच्छा नहीं होगा। और जिस प्रकार की सुविधाएं अब पहले मिलती थी वो सारी सुविधाएं लेस हो जाएगी, तो उनको बहुत ज़्यादा मेहनत और उनका भविष्य जो है वो सुनिश्चित वो नहीं कर पाएंगे। तो पुरानी पेंशन के वेतन में से कोई कटौती नहीं होती थी। पुरानी जो पेंशन है उसमें पेंशन में वेतन से कटौती नहीं होती थी, जीपीएफ की सुविधा उनको बराबर इसमें मिलती थी, सरकार की ट्रेजरी से सारा भुगतान होता था। और रिटायरमेंट होने के पश्चात 20 लाख तक की ग्रेचुइटी भी उनको मिलती थी दोस्तों। और एक प्रकार से अगर सर्विस के दौरान कर्मचारी की मौत हो जाती है, उनका निधन हो जाता है, तो फैमिली पेंशन का भी इसमें प्रावधान था, जबकि नई पेंशन में इस प्रकार का कोई प्रावधान नहीं है। और रिटायरमेंट के बाद में भी एक प्रकार से जीपीएफ से कोई निवेश नहीं करना होता। तो ये पुरानी पेंशन स्कीम के बहुत फायदे थे जो कर्मचारियों को मिलते थे, अब नहीं मिल पा रहे हैं। आखिर होगा क्या दोस्तों? क्या इसके ओपीएस और एनपीएस के बीच में फंसे कर्मचारी इस भंवर जाल से निकल पाएंगे? बहुत बड़ा सवाल है। और सरकारों का अब आगे क्या रुख रहने वाला है? क्या गहलोत सरकार अपने खजाने से 41,000 करोड़ की भरपाई करेगी? बेशक ही ये पैसे एक साथ नहीं देने पड़ते। जैसे जैसे कर्मचारी रिटायरमेंट लेता है और उसके बाद में उसको वो पैसे मिलते हैं, जो कि धीरे धीरे समय अंतराल में ये पैसे खर्च होंगे, लेकिन इसका प्रावधान तो देना पड़ेगा। कहाँ से पैसे आएंगे और इस संबंध में पैसे डालने पड़ेंगे, तो राजस्थान सरकार कहाँ से इस संबंध में पैसे डालेगी? 41,000 करोड़ रुपए की ये राशि, और सारा खेल है वोट बैंक का। तो वोट बैंक की आड़ में इस प्रकार
कर्मचारियों के सेंटिमेंट के साथ खेलना क्या सरकारों के लिए अब यही काम रह गया है। और दोस्तों हम बात करें गुजरात चुनाव भी आपको याद होगा, और दिल्ली सरकार जैसे अरविंद केजरीवाल की सरकार है, जैसे बिजली पानी सभी फ्री में दी जा रही है, और एक बार तो भाजपा ने इसे फ्री की रेवड़ियाँ भी करार दिया था, लेकिन उसके बाद में भाजपा ने भी पलटी मारी, क्योंकि जनता को मिलने वाली सुविधाएं, इसको आप फ्री की रेवड़ी अगर कहते हैं तो फिर कहीं ना कहीं, क्योंकि आजकल सारा सिस्टम दोस्तों इस पर टिका है। और पूरे चुनाव, अगर आप, मैं दूर नहीं जाऊंगा, मैं भादरा की बात करूं तो वर्तमान में नगर पालिका के चुनाव होते हैं। पिछले 15 सालों से ये सिस्टम आप देख रहे होंगे, और 15 सालों से धनबल का जमकर इस्तेमाल होता है। और दोस्तों क्या छोटा क्या बड़ा हर वर्ग इसमें एक प्रकार से लिप्त होता जा रहा है। बेशक सभी नहीं लेते, 100% कोई चीज़ें खराब नहीं होती, लेकिन जब खराबी का अनुपात 50% से ऊपर बढ़ने लगे तो दोस्तों कहीं ना कहीं पूरा का पूरा सिस्टम ही डगमगाने लगता है। तो ये कंडीशन भादरा में 50% से अधिक तो हम विश्वास के साथ कह सकते हैं। दोस्तों जिस प्रकार से आपने भी चुनाव नज़दीक से देखे होंगे, तो ये सिस्टम जब सरकारों में होने लगे तो भाजपा भी कहाँ इसमें पीछे रहने वाली थी। भाजपा ने फ्री की रेवड़ियाँ कहना बंद कर दिया। अब भाजपा भी इस प्रकार की कुछ स्कीमों पर आने वाले चुनाव में और लोकसभा में कुछ इस प्रकार की रेवड़ियाँ सिस्टम लेकर आए, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। और राजस्थान सरकार भी जनवरी में जब अपना बजट पेश करेगी तो किसानों के कर्ज माफ कर दे, इसमें भी कोई संदेह या बड़ी बात, आश्चर्य वाली बात नहीं है, क्योंकि ऐसा करना अब सरकारों की मजबूरी हो चली है। क्योंकि जिस प्रकार से भाजपा बढ़ती जा रही है, क्षेत्रीय पार्टियों को खत्म करती जा रही है, और भाजपा ही बढ़ती जा रही है और कोई पार्टियां बढ़ती नहीं जा रही है, तो ऐसे में सभी विपक्ष की क्षेत्रीय पार्टियों को दिमाग पर जोर डालने वाली ज़रूरत हो गई। और वो जब दिमाग पर जोर डालेंगे तो इस प्रकार की स्कीमें आएगी जैसे केजरीवाल लेकर आए हैं। पंजाब में भी उन्होंने वादा किया था, और पंजाब में तो दोस्तों केजरीवाल ने लिख के दिया था कि हमारी प्रचंड बहुमत से यहाँ सरकार बनेगी, और मुख्यमंत्री बना भी लिया। भगवत मान वहाँ की मुख्यमंत्री भी है। और उसी प्रकार दाव तो खेला था गुजरात में भी, लेकिन वहाँ दोस्तों फैक्टर अलग था, क्योंकि वहाँ मुख्य दो पार्टियाँ थी। पंजाब में भाजपा मजबूत नहीं थी तो कांग्रेस का सफाया हो गया। गुजरात में ये जंग थी सीधी कांग्रेस और भाजपा के बीच में, और आपके जाने से जो वोट का कन्वर्ट वोट होता है दोस्तों, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस का ही वोट कन्वर्ट हो रहा है। भाजपा का जो वोट बैंक है, विचारधारा के जो फिलहाल वोट बैंक का जो विचारधारा पर बढ़ रहा है दोस्तों, इसीलिए भाजपा बड़ी होती जा रही है कि उनका वोट बैंक आसानी से टूट नहीं रहा है, और विपक्षी पार्टियों का विशेषकर कांग्रेस का वोट बैंक आसानी से टूटता जा रहा है। और इसमें आप समझ गए होंगे किस प्रकार की राजनीति अब हो रही है, और किस प्रकार से दलितों की ऊपर राजनीति की जा रही है, मुस्लिम वोट बैंकों पर राजनीति की जा रही है। तो ये दोस्तों राजनीति का विषय है, और एनपीएस ओपीएस के बीच में फंसे पेच को लेकर हम जल्दी आपके सामने मैं चाहता हूँ एक डिबेट मैं करवाऊँ, और उस डिबेट में कुछ जानकार ऐसे लोग हो जो इन स्कीमों के बारे में अच्छे से जानते हो, और जो ओपीएस एनपीएस का अंतर है, और आने वाले समय में सरकार क्या कर सकती है और केंद्र क्या कर सकती है। अगर राज्य सरकार इसमें डिफेंस जाती है, वापस अपने पैर खींचती है, तो क्या नुकसान है। और अगर राज्य सरकार इसमें अड़ी रहती है तो आने वाले समय में दोस्तों, क्योंकि केंद्र में इसकी भागीदारी निहित है, तो अगर राज्य सरकार इस बेस पर आ भी जाती है तो केंद्र सरकार में तो भाजपा है, या फिर भाजपा आ गई तो फिर ये पेच वैसे ही फंसा रहेगा। तो इसका समाधान आखिर है क्या, क्योंकि केंद्र और राज्य को इसमें मिलना ज़रूरी है। अगर कर्मचारियों को राहत प्रदान करनी है तो ये पेच किस कदर फंसा है आप इसका अंदाज़ा आसानी से लगा रहे होंगे। और जितने कर्मचारी हैं जो हमारा ये चैनल देख रहे हैं, हमारा ये 7 बजे का कार्यक्रम देख रहे हैं, वो आसानी के साथ समझ भी गए होंगे कि ये अब ओपीएस एनपीएस की लड़ाई आसान नहीं है, और कोर्ट में भी जाएगी तो दोस्तों कहीं ना कहीं कोर्ट भी इसमें समय लगने वाली बात है, और कोर्ट भी सरकारों को नोटिस भी देगी, उनका पक्ष भी सुनेगी। और जो प्रावधान है दोस्तों, जो मैंने आपको बताया कि जो
प्रदेश व एनपीएस ट्रस्ट के बीच में जो प्रावधान थे और समझौता हुआ था, उस समझौते की शर्तें लागू तो दोस्तों दोनों को मानना पड़ेगा इसको लेकर। तो अगर वो शर्तें मानते हैं तो राज्य सरकार का इसमें बहुत बड़ा नुकसान होता है, और राज्य सरकार का नुकसान नहीं, ये नुकसान कर्मचारियों का ही होता है। राज्य सरकार ने तो एक वोट बैंक का दाव खेला होगा और वो खेल भी लिया। और दोस्तों इसके अलावा हम बात करें अन्य खबरों की ओर, तो आज 28 दिसंबर है। अरुण जेटली 1952 में उनका आज के दिन जन्म हुआ था। तो भारतीय जनता पार्टी के वो नेता थे और अरुण जेटली का जन्मदिवस आज उनको श्रद्धांजलि देने वालों का भाजपा कार्यालयों में तांता रहा। और 1937 में रतन टाटा का भी आज के दिन जन्म हुआ था, और 1932 में धीरूभाई अंबानी का भी आज के दिन जन्म हुआ था दोस्तों। और इसके अलावा 2016 की बात करें तो मध्य प्रदेश के सुंदरलाल पटवा, जो कि 11वें सीएम थे मध्य प्रदेश के, उनका निधन आज के दिन 2016 को हुआ था। और 1977 की बात करें तो भारत के हिंदी के महान कवि सुमित्रानंद पंत का निधन, जो कि भारत के विख्यात कवि रहे हैं, उनका निधन आज के दिन हुआ था। 1974 की बात करें तो राजस्थान के प्रथम सीएम हीरालाल शास्त्री का आज के दिन निधन हुआ था। उनकी पुण्यतिथि भी राजस्थान में धूमधाम से मनाई जा रही है। और दोस्तों अब बात करें हम मंडियों के भाव की, तो अब सूरतगढ़ से शुरुआत करते हैं। सूरतगढ़ में ग्वार के भाव 5846, मूंग के भाव 7100, नरमा 8100, सरसों के भाव 5920, जबकि चना 4630 रुपये प्रति क्विंटल बिका है। और गेहूं के भाव 2520, जौ के भाव 2680, जबकि तारा मीरा 4900 रुपये प्रति क्विंटल बिका है दोस्तों। और नौर मंडी में ग्वार बिका है 5862 रुपये प्रति क्विंटल, जबकि सरसा मंडी में सरसों बिकी है 6880 रुपये, और कपास 9575 रुपये प्रति क्विंटल बिकी है। और नरमा बिका 8190, जबकि ग्वार के भाव 5690 रुपये प्रति क्विंटल रहे। इलाहाबाद मंडी में नरमा दोस्तों 8230 रुपये प्रति क्विंटल रहा। और श्रीगंगानगर मंडी में नरमा बिका है 8835 रुपये। यहाँ नरमा के जो भाव है वो अच्छे हैं। और ग्वार के भाव 5821 श्रीगंगानगर में, और जौ के भाव 2800, मूंग के भाव 7822, गेहूं के भाव 2544, जबकि चना 4726 मैक्सिमम बिका है। और सरसों 6205 और तारा मीरा 4750 रुपये प्रति क्विंटल बिका है। अब नरमा के भाव कुछ अन्य मंडियों में देखें तो रावतसर में 8400 रुपये प्रति क्विंटल नरमा बिका है, और संगरिया में 8019 ये भाव रहे, जो कि विजयनगर मंडी में 8500 रुपये नरमा के अधिकतम भाव रहे। हनुमानगढ़ मंडी में 8262 और ग्वार के भाव 5944 रहे हनुमानगढ़ मंडी में, जबकि फेफाड़ा मंडी में दोस्तों 8300 रुपये आज नरमा बिका है। आदमपुर मंडी में 8383 रुपये प्रति क्विंटल, जबकि फतेहाबाद मंडी में 8150 रुपये नरमा बिका है। और बरवाड़ा मंडी की बात करें तो मात्र 7851 रुपये की बोली लगी नरमा की। इसके अलावा मौसम का मिजाज आज बताएं तो 28 दिसंबर को 18 से 21 डिग्री टेम्परेचर रहा। आज दिन भर धूप खिली, आपने देखा बहुत राहत की सांस ली होगी लोगों ने। प्रचंड ठंड में इस प्रकार की गर्मी और तेज चिलचिलाती धूप का आनंद आज लोगों ने लिया। 28 से 22 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चली, तो हवा में ज़रूर ठंड महसूस हुई, और लगभग 15 से 20% बादल छाए रहे। देर शाम को वो रात्रि तक बढ़कर 70-80% हो जाएंगे, और 16 से 18 डिग्री टेम्परेचर देर रात्रि को महसूस भी होगा। और 29 दिसंबर को कल 13 से 17 डिग्री टेम्परेचर दिन में, और 18 से 21 दोपहर को मैक्सिमम, जबकि 16 से 18 देर शाम को, और रात्रि को 14 से 15 डिग्री टेम्परेचर रहेगा। तो रात्रि का टेम्परेचर भी जो है वो एक बार बढ़ा है, गिरा नहीं है। तो लगभग 7 से 11 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलेगी, और बादल कल दिन भर 80 से 90% छाए रहेंगे, जो कि देर रात्रि तक इसी प्रकार से छाए रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही। कल ठीक शाम 7 बजे फिर आपसे रूबरू होंगे नई खबरों के साथ, नई समीक्षा के साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। नमस्कार। जय भारत, जय जय राजस्थान।